इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग और उसके टीममेट्स वर्ल्ड मास्टर वुकी और उसके साथियों से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। जो बात वर्ल्ड मास्टर वुकी को रियलाइज हो चुकी थी, इसीलिए वो और उसकी पूरी टीम लुओ फेंग और उसके साथियों का पीछा करने लगते हैं। इधर बचकर भागते हुए बोलन लुओ फेंग से कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो, तुमने मुझे निराश नहीं किया। फेंग कहता है, बिल्कुल, तुम अचानक से हमारी फाइट के बीच में से गायब जो हो गए थे, हमें उस फाइट को खत्म करना होगा। तभी वर्ल्ड मास्टर वुकी जो कि उनका पीछा कर रहा है वो चिल्लाते हुए इनसे कहता है, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। इसी के साथ वो उन पर अपने पांव से एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे ये सभी अलग अलग होकर उससे बच जाते हैं। फिर मास्टर वुकी तेजी के साथ फेंग के सामने आते हुए दोबारा से उस पर एक स्लैश अटैक करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिसे फेंग किसी न किसी तरह करके डॉज कर लेता है और वो उनके इस हमले से हिट होते होते बाल बाल बचा था। पर इसके बावजूद भी मास्टर वुकी नहीं रुकते, वो अपने पांव को ही अपनी स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए वो दोबारा से फेंग के ऊपर एक स्लैश अटैक करने लगते हैं, जिसे फेंग ने अटैक होने से पहले ही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था। पर वो इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता, क्योंकि मास्टर वुकी की पावर्स के आगे लुओ फेंग की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड ही टूट जाती है। इसलिए वो जल्दी से अपने गोल्ड सैनेट आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए उनके इस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। मास्टर वुकी को समझ आ चुका था कि ये ऐसे तो नहीं मारने वाला, इसलिए वो फौरन अपने दूसरे पांव का इस्तेमाल करते हुए चालाकी से अपने दूसरे पांव से स्लैश अटैक करते हुए फेंग की बॉडी के बीच में से 2 टुकड़े कर देते हैं, जो देखकर मास्टर वुकी को लगता है कि उन्होंने लुओ फेंग को मार दिया, इसलिए वो खुश होने लगते हैं। पर तभी फेंग की बॉडी दोबारा से आपस में जुड़ जाती है और वो वहां से भागने लगता है। ये देखकर मास्टर वुकी को झटका लगता है, पर फिर वो इविल स्माइल करते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग। इसी के साथ उन्होंने दोबारा से फेंग का पीछा करते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इधर हमें बोलन और दूसरे वर्ल्ड मास्टर की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें बोलन उसको बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। तभी उन्हें इंटरफेयर करते हुए मास्टर वुकी का एक साथी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बोलन को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो वर्ल्ड मास्टर बोलन के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से बोलन सामने मौजूद चट्टानों में जाकर लगता है और वो चट्टानें भी टूट जाती है। बोलन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चट्टानों को चकनाचूर करके वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो वर्ल्ड मास्टर भी उसका पीछा करने लगा था। पर जब वो देखता है कि बोलन दूर जा चुका है, तो वो अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए बोलन के ऊपर जानलेवा अटैक करने लगता है। वहीं इधर लुओ फेंग मास्टर वुकी से बचकर भाग रहा होता है कि तभी मास्टर वुकी उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश अटैक लगा देते हैं। फेंग उस स्लैश अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और अपने सामने देखता है कि बोलन भी एक अटैक से बचता हुआ सीधा इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की हेल्प लेते हुए उन अटैक्स के सामने से साइड हट जाते हैं, जिसकी वजह से मास्टर वुकी और दूसरे वर्ल्ड मास्टर का अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी दूसरी तरफ हम माउल और रोंगजुन की फाइट देखते हैं, जिसमें माउल रोंगजुन को उलझाते हुए लाइट वुका को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर रोंगजुन उसे लाइट वुका को मारने का कोई भी मौका नहीं देता। कि तभी इतने में ही वहां पर एंट्री होती है लुओ फेंग की, जो कि अपनी क्लाउड रबिंग वाइन की हेल्प से मास्टर वुकी के हमलों से बचता हुआ यहाँ पर आ पहुंचा था। फेंग को देखकर माउल भी हैरान हो जाता है। तभी लुओ फेंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइन का इस्तेमाल करते हुए रोंगजुन और लाइट वुका को अपने पास ले आता है और फिर अपनी क्लाउड रबिंग वाइन से ही माउल को पकड़ने लगता है। कि तभी इतने में ही वर्ल्ड मास्टर वुकी वहां पर आते हुए अपनी फिस्ट से एक जोरदार अटैक लुओ फेंग, रोंगजुन और लाइट वोका के ऊपर थ्रो करता है, जो कि बिल्कुल एक लेजर बीम का अटैक लग रहा था। उस अटैक को फेंग की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर माउल इविल स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर फेंग इसके साथ हिट हो गया तो वो नहीं बचेगा। पर जल्दी ही उसकी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि फेंग की क्लाउड रबिंग वाइन उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर क्लाउड रबिंग वाइन उसे पकड़कर लुओ फेंग के सामने ले आती है और फेंग ने उसे मास्टर वुकी के लेजर बीम अटैक के सामने कर दिया था। और रोंगजुन लाइट वुक और खुद को पूरी तरह से क्लाउड रबिंग वाइन्स के अंदर कवर कर लेता है, जिसकी वजह से मास्टर वुकी का वो अटैक सीधा माउल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो इससे बच भी नहीं सकता था, क्योंकि क्लाउड रबिंग वाइन उसे पकड़ रखा है। इसी के साथ मास्टर वुकी का वो अटैक माउल को हिट हो जाता है, जिसके साथ साथ लुओ फेंग, लाइट वुक और रोंगजुन, जो कि क्लाउड रबिंग वाइन्स के अंदर कवर्ड है, लेकिन मास्टर वुकी के इस अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये लोग बहुत सारी केव्स की दीवारों को तोड़ते हुए दूर जाने लगते हैं। पर बहुत सारी केव्स की चट्टानों को तोड़ने के बावजूद भी मास्टर वुकी के अटैक का इंपैक्ट खत्म नहीं होता, और ये लोग जैसे जैसे केव्स की दीवारों को तोड़ते हुए गुजर रहे होते हैं, वैसे वैसे मास्टर वुकी की फायर पावर्स वहां पर फैलती जा रही थी। अब आखिरकार काफी ज्यादा दूर जाने के बाद मास्टर वुकी के अटैक का इंपैक्ट खत्म हो जाता है, तो लुओ फेंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइन्स की हेल्प लेते हुए खुद को संभालते हुए स्टेबल करता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसने लाइट वुक और रोंगजुन को भी मास्टर वुकी के अटैक के इंपैक्ट से सक्सेसफुली बचा लिया है। पर माउल की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और वो मास्टर वुकी की फायर के अंदर
अंदर जलता हुआ गिरता पड़ता दूर जाकर चट्टानों के साथ टकराकर रुक जाता है और अब उसकी हालत बिल्कुल अधमरी हो गई थी। तभी भोलन भी इनके पीछे पीछे यहाँ पर आ जाता है और ये लोग चौकन्ने होकर किसी भी तरफ से आने वाले हमले को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जैसे इन सभी की नजर पड़ती है कि यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ये देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं। फैंग उन नोट्स को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो सीनियर लियान लुओ के नोट्स हैं, क्या वो यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं? अभी वो ये कहते हुए उन नोट्स को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पास में मौजूद चट्टान के ऊपर कुछ निशानों पर पड़ती है जो कि उन पर किसी के हमला करने के निशान थे और फैंग उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि ये किस वेपन के निशान है। इसलिए वो जल्दी से अपनी क्लाउड रोमिंग वॉइस का इस्तेमाल करते हुए माउल को पकड़कर अपने पास ले आता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर घुसकर देखने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। जहाँ फैंग को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर हमें यहाँ पर यह नहीं दिखाया जाता कि उसे क्या देखने को मिला। फैंग अभी शॉक हो ही रहा होता है कि तभी बोलन उससे कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। वो ये कहता है कि तभी वर्ल्ड मास्टर वुकी और उसके साथी वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। मास्टर वुकी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनसे कहता है, देखते हैं तुम लोग कहाँ तक बचकर भाग पाते हो। यहाँ पर मास्टर वुकी ने अपनी एम्बर फ्लेम को इनके चारों तरफ फैला दिया था ताकि ये लोग यहाँ से ना निकल पाए। फैंग जल्दी से माउल को छोड़कर अपने वेपन को लेते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है कि तभी उनके पीछे मौजूद एक दीवार के अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और उसके अंदर से ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं, मानो कि जैसे वहां पर एक पोर्टल ओपन हो रहा हो। उस पोर्टल के अंदर से निकलते हुए ओरा को फील करते हुए लुओ फैंग अपने मन में कहता है, ये इस जगह से निकलता हुआ पियर्सिंग कोल्ड ओरा मेरी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में मौजूद सारा ब्लड फ्रीज हो गया है। इस ओरा को फील करते हुए मास्टर वुकी और उसके साथी भी जमीन पर आ जाते हैं। तभी उस पोर्टल में से लॉर्ड यिंग जुहा निकलते हुए बाहर आती हैं, जो कि फैंग और उसके टीममेट्स के बीच में से गुजरते हुए मास्टर वुकी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। उन्हें देखते हुए बोलन टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू इन सभी से कहता है, ये तो यिंग जुहाओ है। तो लाइट वुका भी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू इन सभी से कहती है, ये इमोर्टल लेवल पर है और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए डीमन माउंटेन को संभालती हैं। अब हम सभी सेफ हैं। अब जैसे ही लॉर्ड यिंग जुहा मास्टर वुकी और उसके बाकी सभी साथियों के पास पहुंचती है तो उनमें से एक जो कि डोमेन मास्टर है वो लॉर्ड यिंग जुहा को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर। ये सुनकर फैंग शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, मास्टर। उधर उसके ये कहते में लॉर्ड यिंग जुहा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डोमेन मास्टर को डस्ट बनाकर हवा में ही गायब कर दिया था, जो अपनी आंखों के सामने बेहद ही नजदीक होता हुआ देखकर वर्ल्ड मास्टर वुकी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो जाती है ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लॉर्ड यिंग जुहा की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर ये सभी जीनियस भी शॉक हो जाते हैं। वहीं मास्टर वुकी और उनका साथी वर्ल्ड मास्टर लॉर्ड यिंग जुहा के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों पर आते हुए उनके सामने जमीन पर झुक जाते हैं। लॉर्ड यिंग जुहा की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर लुओ फैंग की क्लाउड रोमिंग वॉइस उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। वहीं माउल भी गिड़गिड़ाते हुए लॉर्ड यिंग जुहा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, सीनियर यिंग जुहाओ मेरी मदद करें। तो अब लॉर्ड यिंग जुहाओ कहती हैं, लुओ फैंग, बोलन, रोंगजुन, वुका, तुम चारों ने कंपनी के एक मेंबर माउल को इंजर्ड किया है। मैंने ये खुद देखा है। क्या तुम लोग ये मानते हो या नहीं? इस पर रोंगजुन बोलते हुए कहता है, माउल ने हम पर पहले अटैक किया था। इसने लुओ फैंग और फैंटम जिलास को भी किल किया और ये इसने खुद एडमिट किया है। रोंगजुन की ये बात सुनने के बाद लॉर्ड यिंग जुहा और टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू माउल से कहती हैं, तुम्हारी बॉडी के ऊपर बोलन की इल्यूजन टेक्निक के निशान हैं। जिस पर माउल गिड़गिड़ाते हुए टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कहता है, नहीं नहीं, मैं गारंटी देता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कहते हुए उनके सामने माफिया मांगते हुए झुक भी जाता है। तभी लॉर्ड यिंग जुहा आगे कहती है, इसके अलावा लुओ फैंग ने भी तुम पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया है। ये कहते ही वो अपना अटैक माउल के ऊपर करते हुए उसे भी डस्ट बनाकर हवा में ही गायब करने लगती है। माउल को इस तरह से डस्ट बनता हुआ देखकर लुओ फैंग और बाकी सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी रोंगजुन टेलीकम्युनिकेशन से इन सभी से कहता है, इसने एकदम से सारी सिचुएशन को बदल दिया। ऐसा लगता है कि ये किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है। तभी फैंग बोलन से टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कहता है, E9 लेजर वेपन का यहाँ के लोकल्स के पास होना बहुत रेयर है, क्योंकि इसे सिर्फ कंपनी के थ्रू ही खरीदा जा सकता है। बोलन उससे कहता है, इवन ये वर्ल्ड मास्टर्स अपने स्टेटस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए भी इस E9 लेजर वेपन को खरीदने के काबिल नहीं है। फैंग कहता है, इसके अलावा लोकल्स के लिए कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर पाना बहुत ही रेयर है। इवन उनमें से एक ने तो यिंग जुहाओ को मास्टर भी कहा है, जिसका मतलब ये है कि ये इनकी पहली मुलाकात नहीं है। ये हमें चुप करवाना चाहती है। तभी वहाँ माउल भी मरते मरते कह जाता है, हमारा मिशन तो सेम है। ये बात लुओ फैंग और बोलन ने सुन ली थी, इसलिए बोलन कहता है, माउल के पास हमारे ट्रेसिस हैं, इसलिए इसने उसे मार दिया और अब ये साइलेंसली हमें भी मारेगी। माउल को किल करने के बाद लॉर्ड यिंग जुहाओ इन सभी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं।
इसलिए फैंग उनसे कहता है, ऐसा लगता है कि वो लोकल्स जो डीमन माउंटेन में मेरा पीछा करते हुए मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, वो और ये मॉल जिसने मुझे ट्रैप किया, ये सभी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। इस पर लॉर्ड यिंग जुहाओ जोर जोर से हंसते हुए कहती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये जगह ही तुम सभी की कब्र है। यहाँ इनकी ये कन्वर्सेशन चल रही होती है जबकि लुओ फेंग के रिस्ट डिवाइस के अंदर वो बात है कि वर्चुअल स्पेस में वो लुओ फेंग और बाकी सभी की हेल्प करने आने के लिए लगातार किंग ज़ेनियान को ईमेल्स किए जा रही होती है। पर लॉर्ड यिंग जुहाओ की कब्र वाली बात सुनकर वो बाता को समझ आ जाता है कि ये इन सभी को मारने वाली है, इसलिए वो और भी तेजी के साथ किंग ज़ेनियान को मैसेज भेजने लगती है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी। उसके साथ साथ अडुका की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और वो भी बेचारी लगातार रोई जा रही थी। वो बात है कि ये सारी बातें लुओ फेंग भी सुन पा रहा था, इसीलिए वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद लॉर्ड यिंग जुहाओ से कहता है, नहीं, ये इतना भी सिंपल नहीं है। अगर ये मेरे टीचर के अगेंस्ट तुम्हारा पर्सनल ग्रज है तो इसमें बोलन और बाकी सभी शामिल नहीं होने चाहिए थे, और अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो फिर तो तुम डीमन माउंटेन पर आकर इजीली ये कर सकती थी, तो आखिर तुमने लोकल्स को मुझे मारने के लिए क्यों कहा? जरूर तुम्हारे ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जो तुम नहीं चाहती कि कंपनी को पता चले। हम देखते हैं कि लुओ फेंग जो भी यहाँ पर बोल रहा था ये बिल्कुल सच होता है, क्योंकि पहले तो लॉर्ड यिंग जुहाओ मुस्कुरा रही थी पर फेंग की ये बातें सुनने के बाद वो सीरियस हो जाती है। फेंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आखिर तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? ये कहते साथ ही बोलन और लुओ फेंग एक साथ आगे बढ़ते हुए लॉर्ड यिंग जुहाओ के ऊपर हमला करने के लिए मूव करते ही हैं कि तभी लॉर्ड यिंग जुहाओ अपनी टाइम डोमेन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक जगह पर फ्रीज कर देती है और फिर उन सभी के करीब आते हुए कहती है, तुम्हारी ये टाइम डिलेइंग टैक्टिक यूजलेस है। तुमने ये अंदाजा लगा लिया कि मैं क्या छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम वाकई जीनियस हो। हाउएवर, सच हमेशा के लिए यहीं पर दफन रहेगा। इतना बोलकर वो फेंग और बाकी सभी की बॉडीज के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जो देखकर यहाँ पर वर्ल्ड मास्टर वुकी और उसके साथ मौजूद वर्ल्ड मास्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इसके बाद लॉर्ड यिंग जुहाओ धीरे धीरे करके वहां से जाने लगती हैं कि तभी उनकी टाइम डोमेन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है और स्पेस टाइम क्रैक्स पड़ने लगते हैं। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि फेंग और बाकी सभी की बॉडीज दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी पहले के जैसे। ये देखकर लॉर्ड यिंग जुहाओ गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, कौन है, किसने मेरी टाइम डोमेन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की? इसी के साथ लॉर्ड यिंग जुहाओ के आसपास और भी ज्यादा स्पेस टाइम क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पावर्स रिलीज हो रही होती है और लॉर्ड यिंग जुहाओ भी घबरा जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कौन आ गया जो मेरी टाइम डोमेन को तोड़ रहा है। तभी एक स्पेस टाइम पोर्टल के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं और लॉर्ड यिंग जुहाओ की टाइम डोमेन को तोड़ने लगते हैं। उन हाथों के पीछे से लॉर्ड यिंग जुहाओ को उस पर्सन का चेहरा नजर आ जाता है, जिसे देखते हुए वो कहती है, ज़ेनियान। किंग ज़ेनियान गुस्से में उससे कहते हैं, अब टाइम आ गया है इस केओस को खत्म करने का। ये कहते साथ ही वो लॉर्ड यिंग जुहाओ की टाइम डोमेन को तोड़ते हुए वहां पर अपीयर हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड यिंग जुहाओ के यहाँ पर आ जाने की वजह से लुओ फेंग और उसके सभी टीममेट्स बिल्कुल सही सलामत हैं। फेंग किंग ज़ेनियान को यहाँ पर आया हुआ देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मास्टर। किंग ज़ेनियान एक नजर लुओ फेंग की तरफ देखते हैं और फिर जल्दी से लॉर्ड यिंग जुहाओ के पास आ जाते हैं। किंग ज़ेनियान के ऑरा को रिलीज होता हुआ देखकर लॉर्ड यिंग जुहाओ उससे गुस्से में कहती है, किंग ज़ेनियान, तुम कंपनी को बताए बिना यहाँ पर अपनी मर्जी से आ गए। किंग ज़ेनियान की पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर लॉर्ड यिंग जुहाओ के पीछे मौजूद दोनों वर्ल्ड मास्टर्स वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, जो देखते साथ ही किंग ज़ेनियान उन्हें वहां से मूव करने का मौका भी नहीं देते और सिर्फ अपने ओरा के प्रेशर से ही उन दोनों वर्ल्ड मास्टर्स को क्रश कर देते हैं। अपने साथ मौजूद दोनों वर्ल्ड मास्टर्स को मरते हुए देखकर लॉर्ड यिंग जुहाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लुओ फेंग और बाकी सभी भी शौक हो जाते हैं कि लॉर्ड यिंग जुहाओ, जो कि खुद इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ मौजूद लोगों को किंग ज़ेनियान ने किल कर दिया, जिसे वो बचा भी नहीं पाई। अब किंग ज़ेनियान लॉर्ड यिंग जुहाओ की बात का आंसर करते हुए कहते हैं, मैं इन बच्चों के लिए कैसे नहीं आ सकता। ये कहते साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए लॉर्ड यिंग जुहाओ के ऊपर इंटेंस प्रेशर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास की सारी जमीन शैटर्ड हो जाती है। और इस ओरा का प्रेशर कितना ज्यादा था ये अब लुओ फेंग और बाकी सभी जीनियस से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उन सभी से तो यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो लोग अपने अपने वेपन्स के सहारे यहाँ पर पीछे उड़ने से बच रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि किंग ज़ेनियान का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लॉर्ड यिंग जुहाओ उनके सामने सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही, बल्कि झुकी हुई है। किंग ज़ेनियान आगे कहते हैं,
इसके अलावा ये मैटर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की सच्चाई से रिलेटेड है। 100 मिलियन ईयर्स पहले तुमने लियान लुओ के केस को इन्वेस्टिगेट किया था, पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में तुमने इस जगह के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, ना ही यहाँ पर मौजूद नोट्स और इन फाइटिंग के निशानात के। और अब ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर सच को छुपाया। क्या ये सच है? तुमने लियान लुओ को किल किया? किंग ज़ेनियन के ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या किंग ज़ेनियन लॉर्ड यिंगजुआ को जान से मार डालेंगे या नहीं।